जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। लूसेंट का फिजिक्स चल रहा है जिसमें आज हम लोग चौथा नंबर टॉपिक जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। इसी वीडियो में याद भी करेंगे अच्छे से। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा ये है, ध्यान से समझिएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु हो, अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये पूछा जाता है कि किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण, समझ रहे हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो नीचे आ जाता है। तो बोल रहा है, समझिएगा, कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तब पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन न्यूटन न्यूटन। अब देखिए कैसे, जैसे कि कोई भी वस्तु जो है, यहाँ आदमी है, यहाँ से कोई वस्तु फेंकता है तो फिर इधर से आके नीचे गिर जाता है, यानी कि जाके ऊपर जाके कोनो वस्तु न्यूटन यू टर्न मारता है। यानी कि कोई वस्तु बोलता है ना कि अरे भाई तू गईला है, काहे यू टर्न मार के आ गईला। यानी कि यू टर्न मतलब न्यूटन यू टर्न। तो लग रहा है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि कोई वस्तु अगर फेंका जाता है तो यू टर्न मार के आ जाता है। तो इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। समझ में आ गया ना? वही कहानी है जो कि सेब नीचे गिर गया था उनके सामने। समझ रहे हैं ना? वही कहानी है। यानी कि बोल रहा है कि किसी दो पिंड का मतलब कि अच्छा ये पिंड हो गया और ये पिंड हो गया, किसी दो पिंड के बीच, यानी कि दोनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी कि ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। समझ रहे हैं ना? कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान, यानी कि पिंडों के द्रव्यमान का मतलब इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा और इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा। यानी कि पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ रहे हैं ना? जैसे माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, एक दूसरे को r दूरी पर स्थित, यानी ये दूरी r हो गया, ठीक ना? तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि फोर्स होगा जी m1 m2, यानी कि दोनों का मास के गुणनफल और बट्टा में r स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ जी जो होता है एक नियतांक होता है, जिसे सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और जिसका मान देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो जी होता है तो ये जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर पूछेगा कि कैपिटल जी का मान तो 6.67, लेकिन अगर स्मॉल जी का मान पूछेगा तो 9.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.8। समझ रहे हैं ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, गुरुत्व क्या होता है, यानी कि ग्रेविटी क्या होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि वो भी वस्तु उसको खींचेगी, वो भी खींचेगी। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि अगर दो गो वस्तु है जिसमें एक वस्तु जो पृथ्वी ही रहेगी तो उस जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसे गुरुत्व कहेंगे। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण, यानी कि स्मॉल जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरुत्व जनित त्वरण, यानी जो स्मॉल जी होता है, वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि वस्तु का आकार कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, द्रव्यमान हो ना हो, सब नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसका आकार मत हो सकता है कोई वस्तु? आप बताइए तो। नहीं हो सकता।
देखिए जी का मान में परिवर्तन कब कब आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि कहाँ कहाँ जी का मान बदलता है, कहाँ कहाँ नहीं बदलता है। जैसे पृथ्वी के सतह, जैसे मान लीजिए नो कि, ध्यान से समझिएगा, हम बताते हैं, अच्छे से समझिएगा। हो गया ये। तो जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक ना, तो पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी की सतह, तो सतह क्या होता है, यानी कि किनारा किनारा वाला जगह यह सतह कहलाता है, होता है ना। किनारा किनारा का जगह जो होता है, किनारा किनारा वाला जगह सतह कहलाएगा, ठीक। तो सतह से ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, तो यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएगा, सतह मतलब कि जो, हाँ हम खड़े हैं, तो खड़े हैं मतलब कि अगर हम हमसे ऊपर जाएगा तभी भी ये ऊपर या नीचे जाए तो जी का मान घटता है। यानी कि वस्तु के सतह मतलब पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर जाए, यानी कि ये सतह हो गया, तो अगर ऊपर जाए तभी भी घटेगा, नीचे जाए तभी भी घटेगा। समझ में आ गया ना। अगर पृथ्वी के ध्रुव बात करें तो पोल क्या होता है भाई, देखिए, तो पोल दो होता है, जैसे ये एक पोल हो गया और ये पोल हो गया और ये केंद्र हो गया। हाई बोलेंगे, जैसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, ये दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। समझ में आ रहे हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये पोल होता है, ठीक ना। तो पृथ्वी के ध्रुव जी मतलब पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल पर जी का मान महत्तम होता है। जी का मान यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जी का मान ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी जी का मान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सतह से ऊपर बढ़ेगा चाहे नीचे बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। समझ में आ रहा है ना। विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अच्छा, विषुवत रेखा का है, तो विषुवत रेखा वो है, देखिए विषुवत रेखा क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो विषुवत रेखा जैसे कि ये पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी को बीच में काटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे दो दो लाइन होता होगा ना, आप लोग देखे होंगे कि ये इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन बढ़ेगा तो जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये तो अपोजिट है, यानी कि बढ़ेगा तो यहाँ पर कम होगा और यहाँ घटेगा तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर विषुवत रेखा पर रहेगा तो जी का मान न्यूनतम हो जाएगा, और ध्रुव पर रहेगा तो जी का मान ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर जाए चाहे नीचे आए तो इस जी का मान में घट जाएगा, जी का मान घट जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी अपनी यदि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान शून्य हो जाएगा, वस्तु का मान शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में किसी पिंड का भार, लिफ्ट में चढ़े होंगे, जिसे चरताला पचताला पर चढ़ना होता है कहीं मॉल वॉल में, तो आप लोग लिफ्ट पर जाए होंगे। लिफ्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुआं है, तो कुआं में से जब पानी निकालिए, कुएं के लीजिए, कुआं में से अगर पानी निकालिएगा तो पानी जब कुआं में बाल्टी में जाएगा और घींचेगा तो लिफ्ट मतलब ऊपर जब आप घींचेंगे तो क्या होगा, भारी लगेगा, क्या लगेगा, यानी कि उसका भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घट जाता है, और वही पनिया को अगर हाथवा से छोड़ेंगे, पनिया मतलब कुआं में, क्या कुआं में अगर छोड़ेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ता है और खींचने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगी और नीचे जाएगा तो भार घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि एक समान चाल से ऊपर हो जाएगा, एक समान चाल से नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऊपर नीचे तो उसका मान में कोई, पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, समझ में आ रहा है। इसे मान लें कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं और कुआं में से अचानक आपका रसरी छूट जाए, तो जब छूट जाएगा तो पिंड का होगी मुक्त अवस्था में, यानी कि मुक्त जो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगी। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है
यही भारहीनता का कारण है। समझ में आ रहा है? तो आपको कोई भार का एहसास नहीं हुआ, वो तो गिर गया। आगे देखते हैं पांचवा, यदि लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से उड़कर छत से जा टकराएगी। अगर मान लीजिए कि मान लें कि 50 ताला है, ठीक ना, यहाँ पर आदमी है, ठीक ना, अचानक ये डोरिया टूट जाएगा तो ये अदमिया ऐसे था, तब ये अदमिया हिजा आ जाएगा। कहें कि जितना तेजी से आराम आराम से आता तो ये वहीं रहता, लेकिन जब जोर से गिर गया तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, उड़ जाएगा, लड़ जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम क्या कहता है। बोल रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, यानी कि दीर्घवृत्ताकार मतलब ये सूर्य है तो ऐसे घूमता है सब, ऐसे, ठीक ना, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है, यानी कि एक जगह पर स्थित है। समझ में? अपने अपने परिक्रमा अपने अपने कक्षा में करता है सब। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है। इसका मान इससे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, क्या हो गया, तो ये सूर्य, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक ना, सूर्य है और ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा है कौन, नीला ग्रह है हम लोग का ना, तो नीला ग्रह, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगा रही है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ तो इसकी दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है ना, तो इसे अब नज़दीक जब जाएगा, जैसे मान लीजिए दूर जाएगा तो कैसे कहता है कि आदमी की जब मान लीजिए सूर्य भगवान आगे ना बिकते हैं, तो आग बिकते हैं, तो जब नज़दीक जाइएगा, नज़दीक सूर्य भगवान के, तो गर्मी होगा और गर्मी होगा तो ऑटोमेटिक आपके वेग बढ़ जाएगा, भागो रे गर्मी लागत कहेंगे ना। और जब दूर जाएंगे तो आराम से चलेंगे और जब फिर नज़दीक आएंगे तो, समझ में आ रहा है ना, अब जब दूर जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, जब नज़दीक आएंगे सूर्य भगवान के तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे, वेग बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग T2, यानी कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के सूर्य के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात T2 प्रोपोर्शनल r⁻3। समझ में आ रहा है? देखिए बोल कर रहा है कि सूर्य के चारों ओर अगर जो ग्रह चक्कर लगाता है तो जितने समय में, जैसे कि ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के एक चक्कर जैसे पृथ्वी अपना समय पूरा लगाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण काल। यानी कि पृथ्वी यहाँ से उतर के ऐसे घूमत फिर ये जा गई, तो इसको परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपने जगह पर घूमे, देखिए तो पूरा घूम के आ जाएगा तो इसको बोलेगा परिक्रमण काल। तो यानी कि सूर्य के पूरा चक्कर लगा लेगा, पूरा लगा लेगा तो उसको परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है ना, परिक्रमण। यहाँ पर थोड़ा धुंधला आया है तो थोड़ा क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। अगर देखिए पृथ्वी अगर अपने जगह पर पूरा चक्कर घूम लेगी, यानी कि अपने जगह पर पूरा घूमेगी, अपने जगह पर एक चक्कर लगा लेंगे तो तनी मुनी बढ़ती है और पूरा घूमते घूमते अपन जगह पर देखिए एक चक्कर लगाएगी नहीं तो तनी मुनी बढ़ेगी। इसीलिए बोलता है कि एक दिन में पृथ्वी पूरा एक चक्कर अपन जगह पर घूमती है। समझ रहे हैं ना? तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण जो होता है वो दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात। और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक ना, ऋतु परिवर्तन। तो कैसे सूर्य भगवान के नजदीक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा और दूर जाएगा तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कारण नहीं है, मतलब कि ये बताने के लिए बोल दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो बोल रही है ये कैपिटल जी नहीं है, छोटा जी है। तो छोटा जी का मान क्या होता है? 9.8 होता है, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इस जी का मान किसने बताया था? तो केवेंडिश ने, याद रखिएगा, केवेंडिश ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए सूर्य के निकट ग्रह बुध है और परिक्रमण काल इसका 88 दिन लगता है। लेकिन दूर बिंदु वरुण है यानी कि नेपच्यून है और इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष लगता है। समझ रहे हैं। अगर पृथ्वी का तो 365 दिन, ठीक ना। लीप ईयर लगता है तो 66 हो जाता है। IAU, ठीक ना। IAU के यम यानी कि प्लूटो को बोलते हैं। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसीलिए अब दूरस्थ ग्रह यानी कि वरुण है, सबसे दूर ग्रह वरुण है। उपग्रह क्या होता है? अच्छा, क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये अपने कक्षा को छोड़कर किसी अन्य की कक्षा में घुस जाता था और अब तो इतना दूर चला गया है कि अब इसको ग्रह की श्रेणी से ही निकाल दिया गया है। उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो हो पृथ्वी का उपग्रह है। समझ आ रहा है ना। उपग्रह या कक्षीय चाल किसे बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। यानी कि उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी उतनी ही उसकी चाल कम होगी। समझ में आया क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उपग्रह की कक्षीय जो चाल होता है, कक्षीय चाल, इनके मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया और ये हो गया चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक ना। तो पृथ्वी के तल से ऊंचाई, अगर ये कितना ऊंचा है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर रहता तो इसको दूरी लगता है, यानी कि चाल और ज़्यादा कम मतलब समझ रहे ना, और कम हो जाता। और यहाँ पर है तो और कम है। तो जैसे दूरी बढ़ेगा ऊंचाई के अनुसार उसकी उतनी ही चाल कम होती है, निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी और नज़दीक होगा तो उसकी चाल ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना। मतलब नज़दीक रहेगा तो जल्दी जल्दी घूम जाएगा, दूर रहेगा तो थोड़ा समय लगेगा उसको। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की समान चाल होती है, क्योंकि वहाँ पर दूरी के अनुसार होता है। दूर रहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर नज़दीक रहेगा तो जल्दी जल्दी घूम जाएगा। पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह या परिक्रमण काल क्या बोलते हैं? यानी उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि परिक्रमण काल का मतलब कि कक्षा की परिधि, यानी कि पूरा एक चक्कर पूरा घूम जाएगा ना, और कितना चाल में, तो उसका बोलते हैं परिक्रमण काल। देखिए क्या बोल रहा है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी की तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल, यानी कि जितना उपग्रह दूर रहेगा उतने ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर है तो थोड़ा कम समय, अगर यहाँ पर है तो इसका और समय लगेगा, यानी कि और समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना। और उसी प्रकार जो उपग्रह का परिक्रमण काल होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना। अगली बात करें, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू अस्थायी उपग्रह क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटा के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कितना दूर रहता है, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर याद रखिएगा। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी जैसे घूमेगी ना तो ओकरा संगे संगे पृथ्वी के संग संग घूमता है, ठीक ना, करता है। भूतुल्यकालिक, यानी कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे अधिक आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग क्या होता है भाई? पलायन वेग ही वह होता है जो मतलब कि अगर जितना तेजी से फेंक सके। जैसे पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है।
पृथ्वी पर वापस नहीं आते, यानी कि ऐसन अगर बात करें कि ऐसन जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु फेंका जाता है तो फिर से गिर जाता है, लेकिन बोल रहा है कि इतना तेज से बिगुन हो कि गुरुत्वाकर्षण को एकदम तोड़ के निकल जाए बाहर ही अंतरिक्ष में। तो वो कितना है भाई, तो पलायन वेग का मान, पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना, तो 11.2 किलोमीटर फेंकोगे तो समझो कि पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। समझ में रहा है ना। उसी प्रकार पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। उपग्रह के लिए कक्षीय जो वेग होता है v बराबर √g होता है, तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग जो होता है इतना होता है, तथा v जो होता है अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग √2 गुना होता है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह की कक्षीय वेग √2 गुना है अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगी। यानी कि इसका सीधी मतलब ये याद रखिए कि पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई वस्तु फेंका जाएगा तो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी और वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो अगला वीडियो हम लोग दाब का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।